नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी को फिर से एक बार आपके पसंदीदा YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव बाबा पर फिर से एक बार स्वागत करते हैं। आइए, पिछले बार हम लोग आप लोग को बताए हुए थे प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन और मानव नेत्र से रिलेटिव क्वेश्चन हम बताए हुए थे ऑब्जेक्टिव। और आप लोगों का जो ये अगस्त का मंथ का जो एग्जाम हुआ उसमें से देखे थे कि बहुत सारे ऑब्जेक्टिव भी टच किया हुआ था। तो फिर से एक बार आप लोगों को फिजिक्स को वहाँ रोक दिया गया है और थोड़ा सा रासायनिक से ऑब्जेक्टिव निकाला जा रहा है। और ये है रसायन का हमारा पहला चैप्टर है, जिसे हम लोग बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया। तो अभी तक हमारे चैनल से आप लोग नहीं जुड़े हुए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ एक से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में यहीं से आएगा, यहीं से आने वाला है। सारा का सारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हम लेकर आप लोगों के समक्ष आए हुए हैं, जो आप लोगों को एक एक कर हम पूरे को समझाकर एक एक ऑब्जेक्टिव को पूरा बता कर हम आप लोग को बताएंगे। और वहाँ आप लोग एग्जाम में जाकर बिल्कुल बेहतर से एग्जाम दे दीजिए, कोई समस्या नहीं होगी। सिर्फ एक बार ऑब्जेक्टिव पढ़ लीजिए। अगर हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल से एक बार जुड़ जाइए, लाइक मार दीजिए, कमेंट मार दीजिए, शेयर कर दीजिए। जितने सारे 10th वाले बच्चे हैं उससे शेयर कर लीजिए। केमिस्ट्री थोड़ा सा कहीं ना कहीं बच्चों को थोड़ा सा टॉप लगता है, इसलिए तो सबसे पहले इसमें तत्व का संकेत याद करना पड़ता है। जितना सारा तत्व है सबका संकेत याद करना पड़ता है। उसके बाद इसमें बहुत सारी अभिक्रिया होती है, बहुत सारी अभिक्रिया होती है। जितनी सारी अभिक्रिया आप लोग देखे होंगे सब आपको इसी रासायनिक अभिक्रिया में मिलेगा। और एक से एक अभिक्रिया, जैसे आप लोग बेसिक पढ़े होंगे तो इसमें बहुत सारा अभिक्रिया मिला होगा। जैसे आप लोगों को हम एक दो दे रहे हैं, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, प्रकाश वियोजन अभिक्रिया, विद्युत वियोजन अभिक्रिया, ऐसे कर करके बहुत सारी अभिक्रिया आप लोगों को मिला होगा। बच्चे को कंफ्यूजन होती है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन तो वहां होती है जहां ऑब्जेक्टिव बच्चे को जहां समझना होता है वहां दिक्कत हो जाती है। कि चलिए वहां तो गुरुजी बता दिए कि लॉन्ग बता दिए, उसका एग्जाम्पल निकाल दिए, उस पर 2-4 बता दिए, वहां समझ आ जाता है। लेकिन बहुत ऐसे बच्चे को ऑब्जेक्टिव में वो सारी अभिक्रिया आ जाती है तो वो नहीं आता है। तो इसलिए बोला जाता है कि जब एक बार स्कूल के कोई स्टूडेंट था, जो भी है मारकर चलिए, वो थका हुआ था और केमिस्ट्री से बिल्कुल घबराया हुआ था। तो केमिस्ट्री से घबराया हुआ था तो वो बोला हुआ था कि जे न ये केमिस्ट्री होती न मैं स्टूडेंट होता, न ये लैब होती न ये एक्सीडेंट होता। अभी प्रैक्टिकल में आई नजर एक लड़की, सुंदर थी नाक उसकी टेस्ट ट्यूब जैसी, बातों में उसकी ग्लूकोज की मिठास थी, सांसों में एस्टर खुशबू भी साथ थी, आंखों से झलकता था कुछ इस तरह का प्यार, बिना पिए हो जाता था एल्कोहल का खुमार, बेंजीन सा होता था उसकी उपस्थिति का एहसास, अंधेरे में होता था रेडियम का आभास, नजरें मिली रिएक्शन हुआ कुछ इस तरह, हम लोगों का लव का प्रोडक्शन हुआ, लगने लगा उसके घर के चक्कर ऐसे जैसे न्यूक्लियस चारों ओर इलेक्ट्रॉन के जैसे। हमारे दिन हमारे टेस्ट का कन्फर्मेशन हुआ जब उसके डैडी से हमारा इंट्रोडक्शन हुआ, सुनकर हमारी बात वो ऐसे उछल पड़े जैसे मानो इंजेक्शन ट्यूब में जैसे सोडियम भर पड़े। वो बोले होश में आओ, पहचानो अपनी औकात, कभी मिल नहीं सकती आयरन, मिल नहीं सकता कभी गोल्ड के साथ। ये सुनकर टूटा हमारी अरमानों भरा बीकर और हम चुप रह गए बेंजल्डाइड के कड़वा घूंट पीकर। अब उसकी यादों में सिवा हमारा काम चलता न था, अब लैब में हमारे दिल के सिवा कुछ और जलता न था। जिंदगी हो गई है हाइड्रो कार्बन के तरह और हम मारा फिरते हैं हाइड्रोजन के तरह। तो कुछ इस तरह बच्चों का ये इंट्रोडक्शन होता है आपके
केमिस्ट्री में तो देखिए, ये केमिस्ट्री में आपको उतना मारा फिरना नहीं है, तो ये केमिस्ट्री का हम भाग 1 लेकर आए हैं, जिसे अगर अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव बाबा से जुड़िए और यहाँ एक बार यहाँ लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, जितना सारा है वो सब कर दीजिए। अगर किसी बच्चे को थोड़ी देर के लिए एक बात बता दें कि बहुत सारे बच्चे को टेलीग्राम पर अब सूचना मिली होगी कि टेलीग्राम बंद हो जा रहा है, टेलीग्राम बंद हुआ है। अगर वहाँ से अगर अब आपको कन्फ्यूजन होगा कि सर आप पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, तो पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर ये है, इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए, वहाँ से एक ग्रुप का लिंक जाएगा आपके पास, उस ग्रुप के लिंक से आपको जितना सारा पीडीएफ होगा सब आपको मिल जाएगा। आइए पहले चैप्टर देखते हैं। इसमें बोला है कि निम्न में से कौन अवकारक है, तो अवकारक उसे बोलते हैं बाबू जो ऑक्सीजन लाता है। अवकारक उसे बोलते हैं जो ऑक्सीजन लाता है। तो इसमें देख रहे हैं तो ये ऑक्सीजन ला रहा है, तो यही हमारा अवकारक है। कौन है, तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हमारा जो है वो क्या है बाबू, अवकारक है। CO2 हमारा अवकारक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दो पदार्थों के बीच परमाणुओं के पूर्ण संगठन को क्या कहते हैं। दो पदार्थों के बीच परमाणु यानी दो पदार्थों के बीच के जो परमाणु का पूर्ण संगठन होता है यानी मिलान जो होता है उसे क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा कि उसे उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, उभय विस्थापन कहते हैं। दो परमाणुओं के बीच परमाणुओं के पूर्ण संगठन को क्या कहते हैं, तो उभय विस्थापन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक है। अभी आपको बताया गया है, जैसे ऑक्सीकारक की बात करें तो एक है अवकारक और एक है ऑक्सीकारक। अवकारक मतलब जो ऑक्सीजन को लाता है, अवकारक मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन को घटाता है। तो इसमें बोला है कि ऑक्सीकारक, इसमें बोला है निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है, तो याद रखिएगा कि इसमें देखिए इसमें हमारा ऑक्सीकारक होगा, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन नहीं है और हाइड्रोजन तो आपको जानते हैं कि हाइड्रोजन बिल्कुल हल्का तत्व है, इसकी चर्चा हम नहीं करेंगे, तो इसमें ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए याद रखिएगा ये हमारा ऑक्सीकारक होगा। अगला क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, बेहतर जानते होंगे। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं बाबू, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। अगला क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया में जलीय विलयन को किस प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है, तो याद रखिएगा कि जलीय विलयन में रासायनिक प्रक्रिया द्वारा AQ को दर्शाया जाता है। जलीय विलयन को हम किस प्रतीक द्वारा दर्शाते हैं, तो याद रखिएगा AQ के द्वारा दर्शाते हैं। AQ को जैसे आप लोग जानते होंगे S, तो सॉलिड मतलब होता है ठोस, यहाँ I नहीं होगा, यहाँ L होगा बाबू, यहाँ L होगा। L से होता है लिक्विड और लिक्विड का होता है द्रव, और G से होता है गैस, ये होता है गैस। तो हमारा जलीय विलयन कौन होगा, तो याद रखिएगा AQ होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता नहीं है, यानी रासायनिक अभिक्रिया में निम्नलिखित में कौन रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता नहीं है, यानी रासायनिक अभिक्रिया में कौन नहीं आता है, अवक्षेप बनना। तो रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप बनता है बाबू। रंग परिवर्तन, तो रासायनिक अभिक्रिया में रंग भी परिवर्तन होता है। वायु का अवशोषण इसमें नहीं होता है। तो क्वेश्चन बोला है निम्नलिखित में कौन रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता नहीं है, तो कौन नहीं है बाबू, वायु का अवशोषण। ये वायु का अवशोषण जो है रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता नहीं है। नहीं तो ये सारा का सारा देखिएगा, ये सारा का सारा देखिएगा तो रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता है। अगले क्वेश्चन में देख रहे हैं, अभिक्रिया बोला है यहाँ, जैसे कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया, कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन से कराते हैं, यहाँ एरो का चिन्ह होगा। तो कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ कराते हैं, तो कॉपर और प्लस हाइड्रोजन,
यानी H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? बोला है कि विस्थापन अभिक्रिया की, अपघटन अभिक्रिया की, अपचयन अभिक्रिया की, साथ की अपचयन अभिक्रिया। तो यहां हम आपको बता दें कि कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया अगर हाइड्रोजन से कराएंगे तो कॉपर प्लस जल बनेगा। तो याद रखिएगा कि ये कौन अभिक्रिया होगा? उपचयन अभिक्रिया होगा। कौन अभिक्रिया होगा बाबू? उपचयन। क्यों? सॉरी, अपचयन अभिक्रिया होगा। कौन अभिक्रिया होगा बाबू? अपचयन अभिक्रिया। क्यों अपचयन अभिक्रिया होगा? देखिए, एक पढ़े होंगे आप उपचयन अभिक्रिया, एक पढ़े होंगे अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन की ह्रास होती है, ऑक्सीजन की ह्रास होती है। यहां देखिएगा, यहां कॉपर जो, यहां से ऑक्सीजन की कमी हो गई है। यहां देखिए, यहां ऑक्सीजन बिल्कुल हट गया, यानी ऑक्सीजन की कमी हो गई है। तो याद रखिएगा कि ये अपचयन अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन संतुलित समीकरण नहीं है? संतुलित समीकरण नहीं है। तो यहां देखिए, हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन दो, हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन एगो है। यहां बात करें कि हाइड्रोजन दूगो है, यहां हाइड्रोजन दूगो है, बिल्कुल बराबर है। ऑक्सीजन यहां दूगो है लेकिन ऑक्सीजन एगो है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये समीकरण संतुलित हमारा नहीं है। लेकिन अगर आगे मिलाते हैं तो यहां मैग्नीशियम एगो, मैग्नीशियम एगो एगो। चलिए, यहां हाइड्रोजन आपका दूगो है बाबू, यहां भी हाइड्रोजन देख लीजिए दूगो है। यहां भी क्लोरीन अगर बात करें तो क्लोरीन दूगो है, यहां भी क्लोरीन आपका दूगो है। तो इसको देखिएगा बारी बारी से, तो सबका सब संतुलित समीकरण है। एक पहला ही ऐसा है जो हमारा संतुलित समीकरण नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन संतुलित समीकरण है? पीछे वाला था निम्नलिखित में कौन संतुलित समीकरण नहीं है, लेकिन इसमें है कि निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है। तो देखते हैं यहां कि H2 प्लस Cl2, तो यहां हाइड्रोजन जो है दूगो है, यहां भी हाइड्रोजन एगो है। तो ये तो आपका समीकरण संतुलित नहीं है। लेकिन हमारे क्वेश्चन में बोला है कि निम्नलिखित में कौन संतुलित समीकरण है। तो यहां हाइड्रोजन दूगो है, यहां हाइड्रोजन एगो है, तो ये समीकरण संतुलित नहीं है। यहां देख रहे हैं नाइट्रोजन एगो एगो दूगो, दूगो नाइट्रोजन, यहां भी नाइट्रोजन दूगो। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन आपको यहां 4 गो है। हाइड्रोजन की बात करें तो यहां आपका हाइड्रोजन 4 गो है। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन यहां दूगो है, ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन यहां दूगो है। यहां सारा का सारा मिल जा रहा है। तो बोला है कि कौन संतुलित समीकरण है, तो सही आंसर आपका कौन होगा बाबू? बी होगा। बी जो है आपका समीकरण संतुलित है। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं, समीकरण CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 को तोड़े हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 किस प्रकार का समीकरण है? आपको बता दें कि वियोजन अभिक्रिया है कि संयोजन अभिक्रिया है कि आपका उभयगामी अभिक्रिया है कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। तो देखिए, यहां एक पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक बनाया है। तो आप लोग 2 चीज पढ़े होंगे, एक पढ़े होंगे संयोजन अभिक्रिया और एक पढ़े होंगे आपको वियोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया में 2 पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ बनाता है। संयोजन में आप लोग जो पढ़े होंगे अभिक्रिया समीकरण पढ़े होंगे, तो इसमें 2 चीज पढ़े होंगे, एक को पढ़े होंगे संयोजन अभिक्रिया और एक पढ़े होंगे बाबू वियोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है बाबू? संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, इसमें 2 पदार्थ, 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। और वियोजन में क्या होता है कि एक पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है। तो यहाँ एक पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थों का निर्माण किया है, इसलिए इसे हम लोग कौन अभिक्रिया कहेंगे? याद रखिएगा, वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। कौन अभिक्रिया कहेंगे बाबू? वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं, क्लोरीन
यानी Cl2 प्लस Ki प्लस एरोकाचिन 2KCl और I2 संयोजन अभिक्रिया की द्वि विस्थापन की विस्थापन अभिक्रिया की स्वयं। तो देखिए ये विस्थापन अभिक्रिया है, क्यों? क्योंकि यहां से क्लोरीन क्या किया है, गया है और वहां से पोटेशियम को हटा दिया है और क्लोरीन आकर यहां अपना खुद स्थान यहां क्या कर लिया है जी, बना लिया है और आयोडीन को हटा दिया है। तो आप विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया, ये दोनों का एग्जाम्पल भी आप लोग बेसिक में पढ़े होंगे। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं कि जब कोई तत्व किसी यौगिक के तत्व से मार कर वहां से हटा दे और खुद अपना जगह जाकर वहां बना ले, उसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहां देखिए यहां क्या किया है कि क्लोरीन गया है और आयोडीन को वहां से मारकर भागा दिया है, आयोडीन को हटा दिया है और क्लोरीन यहां खुद आकर लग गया है। तो देखिए तो 2KCl हो गया है कि नहीं हो गया है और आयोडीन वहां से हट गया है। तो याद रखिएगा कि ये कौन अभिक्रिया होगा, तो आपका कौन अभिक्रिया होगा, विस्थापन अभिक्रिया होगा। कौन अभिक्रिया होगा बाबू, विस्थापन अभिक्रिया होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है कि एंटीऑक्सीडेंट का काम क्या होता है। तो याद रखिएगा कि यह भोज्य पदार्थ के ऑक्सीकरण को रोकने में उपयुक्त पदार्थ होता है। भोज्य पदार्थ को यानी किसी खाने वाली वस्तु को खराब होने से बचाने के लिए उसमें हम लोग एंटीऑक्सीडेंट का प्रयोग करते हैं। क्या चीज का प्रयोग करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट का प्रयोग करते हैं कि वो वस्तु खराब नहीं हो। तो याद रखिएगा कि हमारा सही आंसर हमारा क्या होगा, ए होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि श्वसन कौन सी अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया की विघटन अभिक्रिया की आपका कौन अभिक्रिया है। तो याद रखिएगा कि ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया। श्वसन कैसी अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। भोजन का पचना कैसी अभिक्रिया है, जो हम लोग भोजन जो पचाते हैं ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो याद रखिएगा कि हमारा भोजन जो पचता है वो उभय विस्थापन अभिक्रिया होती है। भोजन जो हमारा पचता है, भोजन जो हम लोग पचाते हैं वो किस अभिक्रिया द्वारा पचाते हैं बाबू, उभय विस्थापन अभिक्रिया द्वारा पचाते हैं, FeO3 और Al। तो देखिए फिर वही क्वेश्चन, यहां से एल्युमिनियम क्या किया है, एल्युमिनियम क्या किया है, Fe को मारकर भागा दिया है और अपना जगह यहां ले लिया है। तो Al2O3 देखिए Al2O3 और Fe को मारकर अलग कर दिया है। तो कौन अभिक्रिया होगा जी, विस्थापन अभिक्रिया होगा। कौन अभिक्रिया होगा, विस्थापन अभिक्रिया। क्योंकि एल्युमिनियम वहां से देखिए कहता है कि जब कोई तत्व, और ये याद रखिएगा इसमें एक और चीज होगा, एक क्रियाशील, अधिक क्रियाशील और कम क्रियाशील। तो जब अधिक क्रियाशील तत्व, जैसे कि मानकर चलिए कि हम मजबूत है तो हम किसको मारेंगे, जो कमजोर होगा उसी को मारेंगे। हम मजबूत है तो हम किसको मारेंगे, जो कमजोर होगा उसी को मारेंगे। तो यहाँ Fe जो है, अगर एल्युमिनियम में और Fe में बात करें कौन क्रियाशील, अधिक क्रियाशील है, तो याद रखिएगा एल्युमिनियम है। और एल्युमिनियम आएगा Fe को मारकर वहां से भगा देगा और खुद अपना जगह यहाँ ले लेगा, यहाँ खुद अपना जगह ले लेगा। तो ये हो गया Al2O3, यहाँ देखिए तो है कि नहीं है, और बच गया इसमें Fe मुंह बनाकर होने चल देगा। तो ये आपका कौन अभिक्रिया होगा, तो विस्थापन अभिक्रिया होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन विस्थापन अभिक्रिया नहीं है, विस्थापन अभिक्रिया कौन नहीं है। तो हम देखते हैं यहाँ, तो Fe जो है यहाँ कॉपर को हटाकर, नहीं देखिए Fe जो है यहाँ कॉपर को हटा दिया है और अपना जगह ले लिया है। तो FeSO4 हो गया है और कॉपर अकेला बच गया है। तो ये विस्थापन अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है। यहाँ देखिएगा Fe जो है यहाँ से फिर गया, हाइड्रोजन को वहां से हटा दिया और यहाँ जाकर खुद बैठ गया। तो देखिए तो FeSO4 हो गया, हाइड्रोजन अलग हो गया। तो ये भी बात करें तो ये भी आपका विस्थापन अभिक्रिया है। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि सोडियम ब्रोमाइड, तो यहाँ से क्लोरीन आया और यहाँ से क्लोरीन आया और किसको भगा दिया है, ब्रोमीन को, और आकर खुद यहाँ अपना जगह बना लिया है,
क्लोरीन आया और ब्रोमीन को भगा दिया और सोडियम के साथ क्लोरीन आकर बैठ गया, तो इसलिए तो बनाया है, सोडियम क्लोराइड बना दिया और ब्रोमीन को यहाँ अलग कर दिया, तो ये भी हमारा विस्थापन अभिक्रिया है। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि विस्थापन अभिक्रिया में होने के लिए कोई क्रियाशील तत्व चाहिए, कोई क्रियाशील तत्व चाहिए बाबू। किसी दूसरे तत्व के इसके यौगिक को वहां से किसी दूसरे यौगिक को उसको तत्व से वहां से हटा देगा। तो यहां हम बात कर रहे हैं, यहां तो कोई ऐसी अभिक्रिया नहीं है। तो याद रखिएगा कि ये सारा का सारा ABC, सारा का सारा बात करेंगे तो ये विस्थापन अभिक्रिया होगी, लेकिन कौन हमारा विस्थापन अभिक्रिया नहीं होगा जी? तो डी यहां सीधे दिख रहा है कि हमारा डी हमारा आंसर होगा। अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर, कौन सा उत्पाद बोला है कि कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? तो याद रखिएगा, लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे, लेड नाइट्रेट को हम लोग लिखते हैं पीबी लेड और नाइट्रेट को NO3 लिखेंगे। तो लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो याद रखिएगा कि हमारा NO2 और क्या मिलेगा? ऑक्सीजन मिलेगा। इसको गर्म करने पर क्या प्राप्त होगा? तो याद रखिएगा हमारा NO2 यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड और क्या मिलेगा? ऑक्सीजन मिलेगा। अगले क्वेश्चन पर अगर हम ध्यान देते हैं, अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं, निम्नलिखित में कौन अकारक नहीं है? बोला है कि निम्नलिखित में कौन अकारक नहीं है? कौन अकारक नहीं है? तो याद रखिएगा हमारा सी जो है अकारक नहीं है, क्योंकि इसमें देखिएगा कार्बन में देखिएगा तो कार्बन में सी आएगा और मैग्नीशियम में Mg आएगा, लेकिन क्लोरीन जो है ना, क्लोरीन ये आपका द्रव की तरह होता है, द्रव की तरह होता है, तो इसलिए ये अकारक हमारा नहीं है, ये अकारक में भाग नहीं लेगा। निम्नलिखित में कौन प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है? तो याद रखिएगा कौन होगा? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण जो है ये प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं, एलपीजी का मुख्य घटक कौन है? तो मीथेन की, एथेन की, ब्यूटेन की, हेक्सेन। तो याद रखिएगा एलपीजी का मुख्य घटक जो है वो कौन सी है बाबू? हमारा ब्यूटेन है। क्या है? ब्यूटेन है। अगले क्वेश्चन पर हम ध्यान देते हैं, सोडियम क्लोराइड के विलयन में हम AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3 को क्या बोलेंगे? सिल्वर नाइट्रेट। नाइट्रेट का विलयन मिलाने से कौन सी अभिक्रिया होती है? जैसे सोडियम क्लोराइड को हम लिख देते हैं NaCl2 और इसमें हम AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट को मिलाएंगे तो विलयन मिलाने से कौन सी अभिक्रिया होगी? तो याद रखिएगा यहाँ इसको जब मिलाएंगे तो इसमें अवक्षेपण आएगा। कौन सी आएगा बाबू? अवक्षेपण आएगा। जब सिल्वर नाइट्रेट को हम सोडियम क्लोराइड को सिल्वर नाइट्रेट में मिलाएंगे तो इसमें अवक्षेपण होगा। तो कौन अभिक्रिया होगी? अवक्षेपण अभिक्रिया होगी। CuSO4 की अभिक्रिया Zn से कराते हैं तो ZnSO4 और Cu मिला है तो उपयुक्त अभिक्रिया है, संयोजन की, विस्थापन की, द्वि विस्थापन की, अपघटन अभिक्रिया है। तो यहाँ देखिए, यहाँ जिंक जो और कॉपर की बात करें तो दोनों में से कौन अधिक क्रियाशील है? तो याद रखिएगा कि जिंक अधिक क्रियाशील है। तो जिंक आएगा इसमें से कम क्रियाशील धातु को मारकर भगा देगा और मारकर भगा देगा और वहां स्थान पकड़ लेगा। तो स्थान पकड़ लेगा तो ये हो गया ZnSO4 और कॉपर को वहां से भगा देगा तो प्लस ये हो जाएगा Cu। तो यहाँ देखिए तो ZnSO4Q, तो ये किस अभिक्रिया का है? तो याद रखिएगा इसे कौन अभिक्रिया कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कि जब कोई तत्व किसी दूसरे तत्व के यौगिक से उस तत्व को वहां से हटाकर खुद अपना जगह बना लेता है तो उसे हम लोग कौन अभिक्रिया कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो याद रखिएगा कि आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछेगा ना आपको, तो ये बात याद रखिएगा कि विस्थापन, संयोजन और वियोजन, इसी से आपको क्वेश्चन पूछेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा धातु सल्फ्यूरिक अम्ल से, कौन सा धातु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कर से सबसे
तेजी से हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। तो याद रखिएगा, तांबा सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करके तेजी से गैस नहीं बनाता है, पारा भी नहीं बनाता है, लोहा तो बहुत धीरा अभिक्रिया करता है। तो याद रखिएगा, मैग्नीशियम एक ऐसा धातु है, मैग्नीशियम एक ऐसा धातु है जिसको हम सल्फ्यूरिक अम्ल से अगर अभिक्रिया कराएंगे तो वह तेजी से अभिक्रिया करके और हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। अगला क्वेश्चन कि यहां आपको बोला है कि AlOH3 AlOH का होल 3 NH4Cl अभिक्रिया है। तो देखिए आपको बता देते हैं कि ये भी यौगिक है, ये भी यौगिक है, ये भी यौगिक है बाबू, ये भी यौगिक है। इसकी अदला बदली कराएंगे तो यहां से Cl ले लेगा, यहां से Al ले लेगा। तो इस तरह की अभिक्रिया हमारा संयोजन वियोजन नहीं होती है। वियोजन में याद रखिएगा कि जैसे मैग्नीशियम की अभिक्रिया हम CuSO4 से कराते हैं, तो देखिए इसमें केवल एक एक तत्व है और ये दोनों को दोनों यौगिक है। तो याद रखिएगा कि द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो दो यौगिक भाग लेता है बाबू। द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो दो यौगिक भाग लेता है और विस्थापन अभिक्रिया में, एकल विस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया में, इसमें याद रखिएगा मात्र एक तत्व भाग लेता है और एक यौगिक भाग लेता है। विस्थापन या एकल विस्थापन कहे तो इसमें एक तत्व और एक यौगिक भाग लेगा, लेकिन वही चीज हम द्विविस्थापन की बात करें तो उसके दोनों के दोनों अभिक्रिया में दोनों के दोनों में यौगिक भाग लेगा। तो दोनों में दोनों देखिए तो ये यौगिक है, तो याद रखिएगा कि यौगिक है तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया होगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि हमारा हाइड्रोजन या ऑक्सीजन का आदान प्रदान किस अभिक्रिया में होता है। तो आप लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन जो है किसी में ह्रास होता है, किसी में ऑक्सीजन की ह्रास होती है, किसी में हाइड्रोजन की बढ़ोतरी होती है, किसी में ऑक्सीजन की बढ़ोतरी होती है। ये पढ़ाया गया होगा। तो याद रखिएगा हाइड्रोजन या ऑक्सीजन का जो आदान प्रदान करता है उसे कौन अभिक्रिया कहेंगे, तो हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। कौन अभिक्रिया कहेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया करेंगे। एक हमारा पार्ट और आप लोगों के लिए केमिस्ट्री में इसमें से ज्यादा उतना क्वेश्चन नहीं आता है बाबू। इसमें याद रखिएगा चारे टॉपिक आपको याद रखना है। सबसे ज्यादा पहला टॉपिक याद रखना है कि संतुलित समीकरण से आएगा, संतुलित समीकरण से क्वेश्चन आएगा। दूसरा का आएगा संयोजन वियोजन से आएगा। तीसरा का आएगा विस्थापन अभिक्रिया यानी एकल विस्थापन या द्विविस्थापन से अभिक्रिया आएगा। और तीसरा का आएगा कोई ना कोई आपको समीकरण को पूरा करने के लिए बता देगा, पूरा करने के लिए बता देगा। जैसे आपको दे देगा, यहाँ अभी हम बताए हुए हैं कि एक दे देते हैं Mg प्लस H2SO4, ऐसे क्वेश्चन दे देगा आपको और बोलेगा कि इसको समीकरण को पूरा करे। तो कैसे पूरा करिएगा? मैग्नीशियम क्या कर लेगा? SO4 से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका MgSO4 प्लस आपका यहाँ हो जाएगा हाइड्रोजन। तो खैर इसकी चर्चा आगे वाले चैप्टर में जब धातु और अधातु या अम्ल क्षारक या लवण भी हम पढ़ाएंगे ना तो उसमें आपको बताएंगे। तब तक इतना तैयारी करते रहिए। उम्मीद है कि ये आपको टोटल समझ आया होगा। अगले क्लास में अगला चैप्टर वीडियो हम लेकर आएंगे, बहुत आसान जो होगा, जो आपके 2025 के एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तब तक इतना तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।